होता है, कार्बन डेटिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक साइंस समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, परमाणु परमाणु से मिलके अणु बनता है और अणु से मिलके पदार्थ बनता है। ठीक है, तो परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा। परमाणु को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे शरीर में कोशिका को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, बहुत सारी कोशिका मिलके ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलके अंगों का निर्माण करते हैं। सेम वैसे ही परमाणुओं से के मिलने से अणु बनते हैं और अणुओं के मिलने से पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब परमाणु में देखिए क्या होता है। परमाणु में के अंदर एक नाभिक होता है। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसका चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो नाभिक होता है परमाणु का, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझने के बाद ही आप समझेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। तो फिर जो परमाणु में जो चीजें पाई जा रही हैं वो अणुओं में भी पाई जाएंगी। ठीक है, और अणु में जो चीजें पाई जा रही हैं वो पदार्थों में भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अणु की। ठीक है, तो कार्बन के तीन वो होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होते हैं ये जान लीजिए। देखिए, जब प्रोटॉन जिन पदार्थों में जिनके एक अणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है वो उसके समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों में आप देखिएगा कि प्रोटॉन की संख्या समान है। देखिए 6 प्रोटॉन इसमें भी है, 6 प्रोटॉन इसमें भी है और 6 प्रोटॉन इसमें भी है। मतलब एक अणु में, कार्बन के एक अणु में जब प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो वो उसके समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आप अणु, परमाणु और समस्थानिक तो समझ गए। ठीक है, अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन बहुत ही बेसिक एलिमेंट होता है हमारे शरीर में। ठीक है, हम कार्बन 12 को नेचुरल फॉर्म, ये नेचुरल फॉर्म है, कार्बन 12 को ऐसे ही शरीर में लेते हैं और कार्बन 12 इन्वायरमेंट में भी मौजूद होता है और कार्बन 14 भी लेते हैं। लेकिन कार्बन 14 वो नेचर में फॉर्म होता है। ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है वो मैं अभी बताऊंगी। तो देखिए कार्बन लाइफ का एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है। हमारी मिट्टी में भी तो कार्बन पाया जाता है, हमारे शरीर में कार्बन पाया जाता है। आप जो पेंसिल यूज करते हैं उसकी नोक, वो जो ग्रेफाइट की नोक होती है वो भी कार्बन ही होती है। जो हीरा आप हाथ में पहनते हैं वो भी एक कार्बन का सख्त रूप है। तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस भी है। कार्बन पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे शरीर के अंदर सब जगह कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो कार्बन के ये 3 फॉर्म्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब हम समझ लेते हैं कि कार्बन 14 फॉर्म कैसे होता है, उसके बाद हम सारी चीज को समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है। देखिए जब सूर्य की किरणें, ठीक है, कॉस्मिक रेज नाइट्रोजन से मिलती हैं, जब इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन से आके मिलती हैं तब कार्बन 14 फॉर्म होता है। ठीक है, यहां पे कॉस्मिक रेज जब नाइट्रोजन से टकराती हैं तो C14 फॉर्म होता है। C14 जब ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं, और हमें पता है कि हम पूरी तरीके से पौधों पे ही निर्भर हैं खाने पीने की चीजों के लिए। पेड़ पौधे ही उत्पादक हैं और वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य अपना भोजन खुद स्वयं नहीं बनाता है, वो पेड़ पौधों से लेता है। तो अब यहां बात आती है कि कोई जो शाकाहारी नहीं है वो कैसे, वो जैसे शेर है, शेर तो मांसाहारी है,
तो कैसे हम उसकी आयु का पता लगाएंगे कि वो कितना पुराना है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, जो फूड चेन होती है वो उसमें सबसे पहला जो पौधा पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, फिर प्रथम उपभोक्ता है। वो उत्पादक को जब प्रथम उपभोक्ता खाता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता खाता है। तो इसी तरीके से फूड चेन चलती है, ठीक है। तो जो उत्पादक में जो कार्बन 14 है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो कार्बन 14 है, उसे सेकंड वाले में जाएगा और सेकंड वाले से थर्ड वाले में जाएगा, और इसी तरीके से फूड चेन चलती है। तो किसी ना किसी तरीके से हम लोगों के शरीर में कार्बन 14 पहुंच जाता है, और कार्बन 12 तो होता ही है। अब हम ये देखेंगे कि कार्बन 12 और कार्बन 14 का कैसे यूज होता है कार्बन डेटिंग में। देखिए, अब हमें थोड़ा सा कार्बन 12 और कार्बन 14 को देखते हैं। कार्बन 13 को अभी भूल जाते हैं, ठीक है। कार्बन 12 जो होता है ये एक स्टेबल फॉर्म है, कार्बन 13 भी स्टेबल फॉर्म है, लेकिन जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल फॉर्म है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है, रेडियो एक्टिव फॉर्म, जो कि लगातार रेडिएशन छोड़ता रहता है, ठीक है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, लेकिन ये अनस्टेबल फॉर्म होने की वजह से लगातार रेडिएशन छोड़ता रहता है, तो ये घटता जाता है कुल मिला के। और साइंटिस्ट ने बताया है कि जो इसकी हाफ आयु जो होती है कार्बन 14 की, ठीक है, वो हाफ आयु है 5730 साल। साइंटिस्ट कहते हैं कि कार्बन 14 की जो हाफ एज है वो 5730 साल होती है। इसका मतलब है कि जब आपकी बॉडी में अगर 100 कार्बन 14 पाया जा रहा है, ठीक है, और जब आपकी मृत्यु हुई तो आपने कार्बन 12 भी लेना बंद कर दिया, कार्बन 14 लेना भी बंद कर दिया, ठीक है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो सारी चीजें लेना बंद कर देता है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 जब लेना उसने बंद कर दिया, तो कार्बन 12 जो होता है वो स्टेबल फॉर्म होता है, लेकिन ये कार्बन 14 अनस्टेबल फॉर्म, रेडियो एक्टिव फॉर्म की वजह से ये रेडिएशन छोड़ता रहता है। और इसकी हाफ लाइफ जब वैज्ञानिकों ने 5030 साल बताई है, तो इसका मतलब ये है कि 100 जब आप मरे, तो अगर आपकी बॉडी में 100 कार्बन 14 है तो ये इतने सालों में 50 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगले 5730 सालों में ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन 12 का कितना क्वांटिटी है बॉडी में, और कार्बन 14 की कितना रेडिएशन छोड़ रही है, उस हिसाब से कार्बन डेटिंग को मेजर करते हैं ये लोग। अच्छा, इसके थोड़े लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन ये है कि इसका जो कार्बन डेटिंग होती है ये 50 से 60 हजार सालों तक ही पता लगाया जा सकता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है। इससे ज्यादा पुराना फॉसिल के लिए वो अलग डेटिंग होती है, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे ही काम करती है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूं कि जब कोई व्यक्ति रेडियो कार्बन डेटिंग का पता कैसे लगाते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो कार्बन 12 और कार्बन 14 लेना बंद कर देता है, ठीक है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 जब लेना वो बंद कर देता है, तो कार्बन 12 स्टेबल फॉर्म होने की वजह से शरीर में उतना ही पड़ा रहता है, लेकिन कार्बन 14 अनस्टेबल फॉर्म होने की वजह से इसकी हाफ लाइफ जो बताया साइंटिस्ट ने कि 5730 साल होती है, इसकी वजह से ये लगातार रेडिएशन छोड़ता रहता है, कम होता रहता है। तो ये बॉडी में 100 की जगह फिर 5730 सालों में 50 हो जाता है, फिर अगले 5730 सालों में 25 हो जाता है। तो जब कोई फॉसिल हमें मिलता है तो हम उसमें जो मतलब हम नहीं, साइंटिस्ट तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो पता करते हैं। तो चलिए हम अब ये जान लेते हैं कि कार्बन डेटिंग की शुरुआत किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक। तो कार्बन डेटिंग की शुरुआत शिकागो के एक प्रोफेसर
जिनका नाम था विलार्ड लिब्बे, उन्होंने की थी 1949 में। मैं यहां आपके लिए लिख देती हूं 1949 में विलार्ड लिब्बे, ठीक है, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और 1960 में 1960 में इनको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, विलार्ड लिब्बे या लिब्बी, जो आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो विलार्ड लिब्बे जो थे, इन्होंने पहली बार पेड़ की आयु का पता लगाया था। देवदार का पेड़ था, उसकी आयु का पता लगाया था। तो आई होप आप पूरा कार्बन डेटिंग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कार्बन डेटिंग और फॉसिल ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इनको समझना बहुत ही जरूरी है हिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हिस्ट्री का जो डिवीजन है वो, और उसके अगली क्लास में हम पाषाण काल पे फोकस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।